सॉरी, लास्ट वीडियो वाज पोस्ट, तो हमने पेज नंबर 28 पे देखा था कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी क्या होता है। ठीक है, उनके बाद हम लोगों ने बैंकरप्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। उसके बाद हम लोग अभी पेज नंबर 29 के ऊपर आ रहे हैं। तो पेज नंबर 29 के ऊपर क्या क्या दिया गया है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये लाइंस वगैरह आ गई है। एक्चुअली ये मैंने कुछ रिकॉर्डिंग किया था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो सिक्का के बारे में ही बताया गया है, उनके बारे में ही बातें की गई है। तो मैं ये यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि मेरा जो भी वीडियो होगा वो एक एक पेज का ही होगा। मतलब जैसे ही आपका बुक का एक पेज खत्म होगा मैं उस वीडियो को स्टॉप कर दूंगा और नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। उनसे क्या होगा कि आपको जब पढ़ रहे हो तो उसे फाइंड करना आसान रहेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल का ही पूरा सहारा ले रहा हूँ। पूरा का पूरा जो भी अपना नोट्स बन रहा है वो भी स्टडी मटेरियल से ही बन रहा है। और मैं इंडेक्स है वो बाद में जैसे ही सारे वीडियोस रिलीज हो जाएंगे पूरा यूनिट का बन जाएगा, तो उनके बाद उनका जो नोट्स मैंने बनाया है वो यहाँ पे नीचे डिस्क्लेमर में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें BIFR के बारे में बताया गया है कि द बोर्ड एक्सपर्ट नेम इज द। उसके पहले अपन देख लेंगे पहले क्या बताया गया था। तो पहले क्या बोला था, किसी का आया श्री टी तिवारी एंड कंपनी कमिटी के हिसाब से, और उनका ऑब्जेक्ट था कि जो सिकनेस थी कंपनी की उनको हटाना और जो भी वायबल बिजनेस है उनको कंटिन्यू कराना। ठीक है, तो द बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स नेम द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, that is called as BIFR, was set up in January 1987 एंड गॉट फंक्शनल विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 मई 1987। ये एक्चुअली कुछ काम का नहीं है, बराबर। द अपेलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन AAIFR was constituted in April 1987. Government companies were brought under the purview of the SICA 1991 when extensive changes were made in the act, including inter alia changes in criteria for determining industrial sickness. The major constraint of SICA was that it was applicable only to seek industrial companies, keeping away other companies which were in trading, service, and other activities. The Act was modified in 1991 to include within its purview the government companies by industrial companies Special Provision Amendment Act 1991, which came into effect from 28 December 1991. However, the overall experience was not satisfactory because of various factors, including non-applicability of the SICA to non-industrial companies and small ancillary companies, misuse of immunity provided under Section 2022 of the SICA, etc. सो सबसे पहले क्या किया गया तो कि BIFR का गठन किया गया था और उनके ऊपर एक अपेलेट अथॉरिटी AIFR बनाया गया था। ठीक है, यह सबसे पहले बताया हमें। उनके बाद हमें बताया गया कि जो ये टीका आया था, ठीक है, वो सारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ जो सीक कंपनी है उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होता था। सीक कंपनी किसे कहा गया वो वहां पे डिफाइन किया गया था और उनको ये एप्लीकेबल होता था। बाद में इसके अंडर गवर्नमेंट कंपनीज को भी जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें ट्रेडिंग सर्विस वगैरह की जो भी कंपनी थी जो अदर एक्टिविटीज में थी उनको भी नहीं लिया गया था। ठीक है, मेजरली उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही लिया गया था। और 1991 में जब हमारे यहाँ पे मार्केट सबके लिए ओपन किया गया, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बहुत सारे चेंजेस किए गए और तभी इसमें गवर्नमेंट कंपनी को भी शामिल किया गया था जिसमें सिका के अंडर में। लेकिन जब 2016 आता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया जाता है, तो ये जो एक्ट है उसे रिपेल कर दिया जाता है और ये जो BIFR और AAIFR का जो भी काम है वो NCLT और NCLAT को दे दिया जाता है। ठीक है, सो ये हम आगे देख रहे हैं। इन व्यू ऑफ दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 वाज नोटिफाइड ऑन 20th मई 2016। कब नोटिफाई हुआ? 20th मई 2016 को। ये थोड़ा सा काम का है इसके लिए मैंने मार्क करके रखा हुआ है। उसके पहले का ये जो भी पैराग्राफ था वो हमारे लिए जनरली रिलेवेंट नहीं था, उसमें से क्वेश्चन जनरली नहीं बनेंगे। ठीक है, इट प्रेजेंट द सीका एक्ट 1985 इज रिपील्ड एंड BIFR एंड AIFR were dissolved. Moreover, company in respect of which such as
appeal or reference or inquiry stood abated in BIFR, AIFR could make reference to the NCLT under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. ठीक है. Before enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code IBC 2016, the provision relating to the insolvency and bankruptcy were fragmented and there was no single law to deal with the insolvency and bankruptcy in India. उनके पहले क्या था कि हमारे पास कोई एक कानून नहीं था, बराबर, आईबीसी आने के पहले जो भी प्रोविजन थे वो बहुत सारे अलग अलग एक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे. कौन से एक्ट थे? तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, द प्रेसिडेंसी हाउस इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 था, प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 था. ये जो प्रेसिडेंसी वाला था ना, वो प्रेसिडेंशियल टाउन में लगता था. उसमें कोलकाता और मुंबई था मेरे ख्याल से, जहां तक आज का जो तभी बॉम्बे बोलते थे. तो कोलकाता एंड बॉम्बे को ये प्रेसिडेंसी टाउन्स बोलते थे. वहां पे वो वाला एक लगता था. उसके अलावा प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट था, वो बाकी के पार्ट में लगता था जो अंग्रेजों ने कैप्चर किए हुए थे. ठीक है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लग रहा था. कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजन, ये इंडिपेंडेंस के बाद कंपनीज एक्ट में प्रोविजन डाले गए और ये जो था वो उसको कैरी ऑन किया गया. ठीक है. फिर सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट लाया गया, जो हमने ऊपर देखा सिका के बारे में, हम लोग 2 पेज से पढ़ रहे हैं, तो वो लाया गया. उनके बाद 1993 में आरडीडीबीआई करके एक नया एक लाया जाता है, जिसमें था अ, जिसका नाम था रिकवरी ऑफ द डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993. उसमें प्रोसीजर बताया गया कि बैंक को कैसे रिकवरी करनी है. ठीक है. अगर उनका डेप्ट है वो कोई पे नहीं करता है तो वो रिकवरी कैसे करेगा, वो सब प्रोसीजर वगैरह आरडीडीबीआई में डाला गया और उसके अंडर भी एक अथॉरिटी वगैरह बनाई गई थी. ठीक है. फिर आता है सरफाईसी एक्ट 2002 में लाया गया. उसका भी पर्पस वही था कि बैंक वगैरह को रिवाइव करना है. ठीक है. क्योंकि बैंक की जो अपनी सिचुएशन थी वो बहुत खराब थी अपने देश में. और उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 आता है. एक्चुअली ये जो पहले का जो भी प्रोसीजर है वो अपन जब यूनिट 1 पढ़ेंगे ना, वहां पे हम लोग ये आरडीडीबीआई और ये सरफाईसी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे. और वैसे सरफाईसी एक्ट के बारे में पूरा का पूरा यूनिट है. आरडीडीबीएफआई एक्ट के लिए भी आपका यूनिट है. ठीक है. तो वो जब वहां पे आएगा तभी वहां पे रिस्पेक्टिव चैप्टर में अपन उनके रिलेटेड बात करेंगे. लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सिर्फ नाम याद रखने हैं. तो अपन आपके पेज पे लिख लेंगे कि जो डिफरेंट एप्लीकेबल स्टेट्यूट है वो आईबीसी के पहले के क्या थे, वो पेज नंबर 29 पे दिए गए हैं. ठीक है. और बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड जो भी लॉ वगैरह बनाना है, तो उसके लिए पावर कहाँ पे दिए गए हैं, तो एंट्री नंबर 9 ऑफ लिस्ट 3 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द बोथ 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कहाँ पे 7th शेड्यूल में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, किस में, तो कि लिस्ट 3 में, मतलब कि कॉन्करेंट लिस्ट है जिसका एंट्री नंबर 9 जो है वो पावर देता है. तो कॉन्करेंट लिस्ट में है तो पावर किस दोनों को मिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी होगा और सेंटर के पास भी होगा. ठीक है. तो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑथोराइज्ड टू मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है. ठीक है. मतलब ये पेज खत्म होता है, चैप्टर तो नहीं. ठीक है. अभी हमारा आता है पेज नंबर 30. तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम लोग पेज नंबर 30 पढ़ेंगे. मैं यहाँ पे पेज वाइज अलग अलग चैप्टर वीडियोस बना रहा हूँ. ठीक है. थैंक यू.